Hello student, today we will discuss about DNA replication। जो हमारा लेसन 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? हम सबको पता है कि कोई भी सेल है, जब ये डिवाइड होता है यानी वन सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो सेल का डिवीज़न होने से पहले सेल के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं ये पहले प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न से पहले जो न्यूक्लिक मैटर है यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है हमारा, ये अपनी कॉपी तैयार करता है। और डीएनए की जो कॉपी तैयार होती है इसे हम बोलते हैं ये प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स ए कॉपी इटसेल्फ। यानी कि डीएनए जो है जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए क्या करता है, एक कॉपी तैयार करता है डीएनए का खुद से। इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम लोग जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कितने प्रकार से होता है, तो टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमारे सेल बेसिस पे, यानी कि सेल जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और दूसरा जो सेल है यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हमको पता है कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और सर्कुलर फॉर्म में जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेशन करता है, प्रोकैरियोट से अलग तरीके से करता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है ये थीटा मॉडल से होता है। इसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल। यानी कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है थीटा मॉडल से होता है। यानी कि वन सेल है, जब ये डिवाइड होगा तो इसमें जो डीएनए बनेंगे ये थीटा मॉडल से बनेंगे। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए है जब रेप्लिकेशन करता है तो ये वाई शेप्ड फोर्क बनाता है, वाई शेप्ड फोर्क बनाता है। ये फोर्क बनाता है वाई शेप्ड, या इसको हम निक बोलते हैं, इसको वाई शेप्ड फोर्क बोलते हैं। और निक। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ये प्रोकैरियोट में थीटा मॉडल से होता है, यूकैरियोट में वाई शेप्ड फोर्क से होता है। ये जो फोर्क या निक के रूप में होता है। अब हम बात करें डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वाई शेप्ड या यूकैरियोट में कितने प्रकार से होता है, तो इसके लिए क्रिक ने 3 मॉडल प्रस्तुत किया था। 3 मॉडल इसमें दिया था इन्होंने, जिसमें पहला है कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा जो मॉडल था ये था डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और तीसरा जो था ये था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
पहला है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में होता क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि पेरेंटल डीएनए का मतलब ये कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें सपोज दैट कि ये एक डीएनए है, इस डीएनए के द्वारा अगर नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाया जाता है तो इसमें डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं। इसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा, ये दोनों नए स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होंगे ये अलग नए स्ट्रैंड अलग रहेंगे और पुराने स्ट्रैंड अलग रहेंगे, यानी कि जो पेरेंटल डीएनए है वो कंजर्व हो जाता है। ये पेरेंटल डीएनए है, ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी एक डीएनए जब न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करता है तो उसमें पेरेंटल डीएनए जो होता है कंजर्व रहता है और न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो एक साथ रहते हैं। दूसरा है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जब नए डीएनए को सिंथेसाइज करता है तो यहाँ पे जो पेरेंटल डीएनए है और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स मतलब ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए और पेरेंटल डीएनए जो हैं ये इंटरमिक्स कंडीशन में होते हैं, यानी कि इसमें जो सेगमेंट होता है डीएनए का ओल्ड और न्यू करके होता है, यानी कि कुछ जो है न्यू स्ट्रैंड होता है, फिर ओल्ड स्ट्रैंड होता है, फिर न्यू स्ट्रैंड होता है, ऐसे करके इसमें जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो इंटरमिक्स कंडीशन में होते हैं। ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल, यानी ये डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, इसको हम अर्ध संरक्षी बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें एक जो डीएनए है जब ये रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, प्रत्येक जो स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड है एक न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड ये एक नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है और इसमें जो न्यू डीएनए फॉर्म होती है उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, यानी कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है। इसमें भी ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है, यानी कि इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसमें जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल टाइप होता है और एक जो होता है न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो इस तरह के डीएनए के रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम लोग जो 2 मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा 1958 में। 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाल ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, न कि कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जिसमें सीजियम क्लोराइड का यूज किया था, सीजियम क्लोराइड यूज करके और 15NH4Cl कल्चर मीडियम का यूज करके, फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करके, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज करके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम लोग आज बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। हम लोग बात कर रहे थे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है, जिसको मेसेल्सन और स्टाल ने 1958 में प्रूव किया था।
तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, इसमें वाई शेप्ड फोर्क बनता है। इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है डिफरेंट स्टेप में होता है। उसमें हम एक एक स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं, इसमें पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें एक एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये रेप्लिकेशन में यूज होने वाला सबसे मेन एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जोड़ता है, जिससे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उन इनएक्टिव फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनको सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। यानी कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनको सबसे पहले हम एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म। किसकी सहायता से करेंगे? तो इसमें हम एटीपी यूज करेंगे और एक एंजाइम यूज करेंगे फास्फोरिलेज। फास्फोरिलेज एंजाइम और एटीपी का यूज करके जो इन एक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे एडिनिन है तो ये एडिनिन मोनोफास्फेट के रूप में है तो इसको ट्राईफास्फेट के रूप में चेंज करेंगे जब एटीपी का यूज करेंगे। उसी तरह से जो गुआनिन है ये मोनोफास्फेट में है तो ट्राईफास्फेट में इसको चेंज कर लेंगे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म से जब एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, किसकी सहायता से? एटीपी और फास्फोरिलेज एंजाइम की सहायता से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सेल हमारे पास दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोट है और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होगा शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और यूकैरियोटिक डीएनए जो होगा वो काफ़ी लंबा होगा। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें ओरिजिन पॉइंट जो होगा, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, यानी कि रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा ये सिंगल होगा, वन होगा। लेकिन यूकैरियोटिक जो डीएनए होगा इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होंगे वो मेनी होंगे। अब डीएनए के रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है? तो हम सबको पता है कि जो हमारा सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डीएनए होता है ये कंडेंस फॉर्म में होता है। कंडेंस होता है, क्वाइलिंग के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले तो जो क्वाइलिंग होगा खुलेगा। क्वाइलिंग खुलने के बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है निक, कट और इंसिजन, यानी कि निक का फॉर्मेशन करना, जहाँ से फोर्क बनेगा। ये डीएनए है, डीएनए में सपोज दैट यहाँ पे निक बन गया, ये निक बन गया, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड में कट उत्पन्न करना, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना, ये हमारा निक पॉइंट है। इसी निक पॉइंट से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग निक या कट उत्पन्न करते हैं। ये निक आखिर में जो डीएनए इसको कट कौन करेगा, यहाँ पे इंसिजन कौन करेगा? तो इसमें हम एंजाइम यूज करते हैं इंडोन्यूक्लिएज। एंजाइम जो है जो कट करता है डीएनए को, दो तरह के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएज होता है, एक इंडोन्यूक्लिएज होता है। एक्सोन्यूक्लिएज जो है ये डीएनए के एंड पे कट करता है, डीएनए का एंड पॉइंट है यहाँ पे कट करेगा एक्सोन्यूक्लिएज। जो इंडोन्यूक्लिएज होता है, इंडो मतलब होता है बीच में, यानी कि जो इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होगा डीएनए के बीच से कट को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो निक उत्पन्न होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज। अब हमारा निक बन गया। निक बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अनविंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए, यानी कि जब निक बन गया तब डीएनए क्या होंगे? अनवाइंड होंगे, यानी कि जो क्वाइलिंग है वो खुलेगी। तो डीएनए की जो क्वाइलिंग है अब क्या होगी? ये अनवाइंड होगी। यहाँ पे ये डीएनए सपोज दैट ये अनवाइंड हो गए। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जब
निक उत्पन्न होता है, उसके बाद से जो डीएनए होते हैं ये लैडर नुमा हो जाते हैं, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में हो जाते हैं। अब ये जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है, जब ये लैडर नुमा हो जाएगा, सीढ़ी नुमा हो जाएगा, तो इसको हमें क्या करना है, अनविंडिंग करना है। अब अनविंडिंग होगा कैसे, ये जो डीएनए है यहाँ पे एक एंजाइम के द्वारा हम इसके बीच, दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बांड है उस बांड को हम तोड़ेंगे। हाइड्रोजन बांड को जब तोड़ेंगे किसकी द्वारा, ये एंजाइम यूज करते हैं हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम यूज करेंगे और इसके बीच का जो बांड है उसको तोड़ेंगे। जब बांड टूटेगा तो यहाँ पे जो बांड बीच से हटेगा तो जो डीएनए होगा वो फोर्क नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये एंजाइम है, डीएनए जो हेलिकेज है इसको हम बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। ये एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जो बेस पेयरिंग है, बेस पेयरिंग हुआ है दोनों स्ट्रैंड में, ये हाइड्रोजन बांड के द्वारा हुआ है। अब हाइड्रोजन बांड जो होगा आपको पता है कि एडिनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे एंजाइम हम यूज करते हैं डीएनए हेलिकेज, जो क्या करता है, इनके बीच बॉन्ड को तोड़ता जाता है और दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग होते जाते हैं, एक फोर्क के रूप में संरचना बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है यूज ऑफ एसएसबीपी। अब देखिए ये दो स्ट्रैंड अलग तो हो गए, हम इधर से डीएनए हेलिकेज से कट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये पीछे से फिर आपस में इंटरक्वाइल न कर लें, ये दोनों स्ट्रैंड इंटरक्वाइल न करें, इसके लिए यूज होता है एसएसबीपी। इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि जब एसएसबीपी, हम यहाँ पे एसएसबीपी यूज कर दिए, ये एसएसबीपी क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग रखता है, चिपकने से रोकता है, इंटरक्वाइलिंग को रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा रिलीज ऑफ टेंशन। अब देखिए यहाँ पे हमने कट उत्पन्न किया, जब कट उत्पन्न करेंगे तो जो डीएनए है ये खुलना शुरू होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है अभी जिसका कट नहीं हुआ है ये टेंशन में होता है, खिंचाव जाता होता है, तो उसके खिंचाव को, टेंशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ता है और ये क्या करता है, डीएनए में जो टेंशन है उस टेंशन को कम कर देता है, टेंशन को रिलीज कर देता है। जब टेंशन को रिलीज कर देता है तो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो फ्री हो जाता है। अब हेलिकेज एंजाइम आसानी से उसको कट उत्पन्न करता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है ये डीएनए की क्वाइलिंग को खोलता भी है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पूरी डीएनए एक बार में नहीं खुलती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है काफ़ी कम है, तो डीएनए को खोलने में भी हेल्प करता है, ये रिलीज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है जब फोर्क बन जाता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक जो है 3,5 प्राइम में है तो दूसरा जो है 5,3 प्राइम में है। यानी कि एक स्ट्रैंड जो है 3,2,5 प्राइम में है और दूसरा जो है 5,2,3 प्राइम में है। अब जो आरएनए प्राइमर है इसकी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये, कि कभी भी जो आरएनए प्राइमर है वो 3 एंड के तरफ ही बाइंड करता है, यानी कि 3 प्राइम पे ही बाइंड करता है। 3 प्राइम पे जब ये आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ जाता है और जब आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड पे जुड़ा तो जो नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ने की क्रम होगी वो क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल बनेगा। ये 3 to 5 है तो नया स्ट्रैंड बनेगा 5,3, इसलिए किधर जुड़ता है, ये 3 एंड पे जुड़ता है, जिससे नई स्ट्रैंड जो बनेगी वो 5,3 डायरेक्शन में बनेगी।
लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरे स्ट्रैंड पे जो आरएनए प्राइमर है वो आसानी से नहीं जुड़ता है। जो आरएनए प्राइमर है 5 to 3 प्राइम पे आसानी से नहीं जुड़ता है। ये जो आरएनए प्राइमर है ये डिफरेंट स्पेस पे ये अल्टरनेट करके कुछ दूरी पर ये आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं। यहाँ पे जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, ऐसे करके आरएनए प्राइमर जो होते हैं सेगमेंट के रूप में जुड़ते हैं। अब जब आरएनए प्राइमर जुड़ता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन मतलब नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब हमारा न्यू स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो बनना शुरू होगा, यानी कि आरएनए प्राइमर जुड़ा तो नई स्ट्रैंड बनने की जो प्रक्रिया है स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी कि जो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे एक्टिवेट किए थे, ये एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से क्या किए जाएंगे, यहाँ पे जोड़े जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू हो जाएगा और जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। ये नया स्ट्रैंड जो है 5 to 3 डायरेक्शन में तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जो 5 to 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है इस पर जो फॉर्मेशन होता है न्यू स्ट्रैंड का, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हुआ। अब जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं ये सेगमेंट के रूप में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का क्रम है वो एक्यूरेट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा आर्म है, दूसरा स्ट्रैंड है, इस पे जो नए जो स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है वो सेगमेंट के रूप में होता है। तो सेगमेंट के रूप में होता है तो इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये देखिए ये डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में हो रहा है। अब होगा क्या कि ये जो आरएनए प्राइमर है छोटे छोटे सेगमेंट के रूप में ये फॉर्मेशन कराता है, पॉलीमराइजेशन कराता है जो नया स्ट्रैंड है। अब ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, अब जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको भी जोड़ने का काम होता है। एक एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाता है जो इसको क्या करता है, गैपिंग को भर देता है या जोड़ने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इनके गैपिंग को भर देता है और ये जो होता है बीच में जो खाली स्पेस है उसको भर देता है और ये जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। फिर तो ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए के रेप्लिकेशन में जो प्रोसेस है ये कंप्लीट प्रोसेस, इसमें डिफरेंट एंजाइम की सहायता से हम आपको यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन बताए, इसमें दो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ ओल्ड स्ट्रैंड के द्वारा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड था इसमें 5 to 3 डायरेक्शन में जो एंजाइम था आसानी से जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो 3 to 5 प्राइम था इस पे स्ट्रैंड बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे जो नए स्ट्रैंड बने थे वो सेगमेंट के रूप में बने थे और 5 to 3 डायरेक्शन में बने थे, जिनको बाद में एंजाइम के द्वारा लाइगेज एंजाइम से जोड़ करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड के रूप में कर लिया जाता है। ये पूरा जो हम आपको यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन बताए, इसमें दो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ ओल्ड स्ट्रैंड के द्वारा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड था इसमें 5 to 3 डायरेक्शन में जो एंजाइम था आसानी से जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो 3 to 5 प्राइम था इस पे स्ट्रैंड बनाना थोड़ा मुश्किल था।
तो यहाँ पे जो नए स्ट्रैंड बने थे वो सेगमेंट के रूप में बने थे और 5 to 3 डायरेक्शन में बने थे, जिनको बाद में एंजाइम के द्वारा लाइगेज एंजाइम से जोड़ करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड के रूप में कर लिया जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है डीएनए का रेप्लिकेशन, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।